यू वेलकम टू एसेंट गेट एकेडमी। और आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस। राइट। इससे पहले मैंने बेसिक समझाया हुआ है और बेसिक के लेक्चर्स लगी हैं, तो बेसिक का अगर आपको समझना है, बेसिक आपको लगता है कि एकदम जो कोर होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, लोड एनालिसिस हुआ और लोड के इफेक्ट समझना है, ये सारी बातें मैंने कवर कर चुका है। अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा तो आप प्रयास सीरीज प्लेलिस्ट पे प्रयास सीरीज है सॉन्ग का, वहाँ पर जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी के लिए क्या करेगा, बहुत सारा हेल्प रहेगा। आप अगर पुराने लेक्चर्स को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा बेस मिलता है, राइट, चीज़ें को समझने के लिए। ठीक है, आई थिंक सबको लाइव दिख रहा है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट। अच्छा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर दीजिए, जिससे हम लोग क्या मोटिवेटेड महसूस करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें पता चले हम आप तक पहुंच रहे हैं, हमारी बातें आप तक पहुंच रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रेस। ठीक है, तो समझते हैं कि ये जो टर्म स्ट्रेस है ये होता क्या है ना। स्ट्रेस तो आपने बहुत बार समझा होगा या सुना होगा। मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, ये आपको बात क्लियर हो गया है ना, कंटिन्यूएशन पे ही है, तो आप इसे समझिएगा स्ट्रेस क्या है। ठीक, अब आप बताइए स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एक प्रिज्मेटिक मेंबर है ना। प्रिज्मेटिक मेंबर बोले तो क्या सर, प्रिज्मेटिक मींस विच इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ, दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्मेटिक। Got that? What is prismatic? Prismatic is one which is having uniform cross section throughout its length. Right? Now, suppose you have applied a load P here. You have applied a load P here, and same load you have applied a P here also. Now, can you tell me what is the load here which I have used? यहाँ पर कौन सा लोड है ये, आप लोड एनालिसिस आपने करा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा लोड है। बताइए कौन सा लोड है, बताइए लोड का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स पे लिखिए लोड का नाम क्या है। यस, इट इज एक्सियल लोड, है ना। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक मेंबर पे एक्सियल लोड लगाया। अब एक्सियल लोड लगाने की वजह से क्या होगा, देखिएगा इस मार्कर को देखिए। मैं यहाँ पर इसे क्या कर रहा हूँ, खींच रहा हूँ दोनों तरफ से। मैंने एक लोड टेंसाइल लोड लगा के रखा है, एक्सियल लोड है, अब मैं दोनों तरफ से इसे खींच रहा हूँ। क्या ये अभी ब्रेक हो रहा है, क्या ये इसमें अभी कोई आपको ब्रेकेज दिख रहा है, क्या ये टूट रहा है, नहीं, अभी इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, ये टूट नहीं रहा। बट व्हेन यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इट विल ब्रेक। ये दो हिस्सों में अलग हो जाता है, कैप अलग और बॉडी अलग, राइट। तो ये आप समझिएगा, कहने का मतलब क्या है कि व्हेन यू हैव स्टार्टेड अप्लाइंग द फोर्स, तो ये जो अंदर का मटेरियल था इट हैज सम रेजिस्टेंस पावर, इट वॉज रेजिस्टिंग द एक्सटर्नल लोड, है ना। तो आपने एक्सटर्नल लोड लगाया, एक्सटर्नल लोड लगाने की वजह से क्या हुआ बॉडी में, कि यदि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस या कपल नहीं होगा तो वहां पर स्ट्रेस नहीं होगा। पहली बात विच यू शुड कीप इन योर माइंड इज, if there is no internal resistive force then there won't be any stress, that has to be kept in mind. Now you understood what is going on here. We are just applying a load, है ना, tensile load, and when we keep on increasing the magnitude of load we will find that after some time or after certain magnitude this body will break into two. So the question is, when was stress in this body? When it was resisting the deformation, at that time there was a stress in this body. So why stress is there? Stress is due to internal resistive force और कपल, राइट। ये बात आपको समझ आई कि यहाँ पर आपका स्ट्रेस तभी जनरेट होगा जब आपका इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या कपल होगा, अदरवाइज स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। और ये छोटे से टर्म को अगर आप देखें तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, हर एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट हियर, दिस इज अ हिंज, है ना, ये एक हिंज है, ठीक है, ये एक हिंज है और मैंने इस हिंज पे क्या किया है, एक पर्टिकुलर प्रिज्मेटिक बार को लगा रखा है, दिस इज अ प्रिज्मेटिक बार। नाउ यू थिंक हियर, you are applying a force like this,
You are applying a force like this, P force. This is hinge. You have to tell me what will be the stress develop in this bar. Stress क्या होगा इस बार पे? Stress in this bar. Now, if you understand the basic, अगर आप बेसिक नहीं समझते तो आप बोलोगे सर स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, लेकिन कायदे से यहाँ कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? नो स्ट्रेस विल बी देयर. समझो क्यों कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होता. ध्यान से समझना, ये मेरा हिंज है, यहाँ पर मेरे फिंगर को देखना, ये मेरा हिंज है. अगर ये हिंज पॉइंट है ना, हिंज पॉइंट है और मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, आपको दिख रहा है, यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इधर टर्न हो जा रहा है. इफ यू अप्लाई दिस फोर्स P, इट विल टर्न लाइक दिस. ये मुड़ जाएगा, ऐसा खुल जाएगा या मुड़ जाएगा, मेरे को कहना चाहिए. मतलब यू विल फाइंड द मोशन, यानी इसने इस लोड को रेजिस्ट नहीं किया. और अगर इसने लोड को रेजिस्ट नहीं किया तो वहां पर कोई भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स नहीं आएगा, और कोई भी इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स नहीं आएगा तो वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू 0 होगी. एंड दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बेटा. यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स आस्क्ड इन गेट. इसी क्वेश्चन को वो क्या बनाएंगे, थर्मल स्ट्रेस के नाम पे पढ़ाएंगे आपको, है ना. सेम क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेस के नाम पे आएगा कि यू आर हीटिंग फ्रॉम वन एंड, राइट. आप इसे गर्म कर रहे हो, यू आर हीटिंग इट, राइट, हीटिंग इट. आप इसे गर्म कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो रॉड को. इधर ये फिक्स्ड है. Now he will be asking you what will be the stress develop in this bar. Again, there is no internal resistive force here. If there is no internal resistive force, that means there won't be any stress. That's why free expansion का केस कहते हैं इसे, आपको पता होगा. फ्री एक्सपांशन कहते हैं हम लोग इसे. फ्री एक्सपांशन में भी आप स्ट्रेस की वैल्यू क्या कहते हैं, 0 कहते हैं. I hope my dear the basic funda is very clear to you. What is the basic funda? Basic funda is that if there is internal resistive force or couple, only in that case you are going to get stress. Is that clear? Now this point has to be there in your mind. If there is internal resistive force or couple acting on a member, then only there will be stress. I think this is clear. है ये वाली बात क्लियर? एक बार बताएंगे बच्चों, ये वाली बात क्लियर होगी क्या? एक बार बताएंगे. इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स का कपल हो तभी हमारा स्ट्रेस जनरेट होता है. ये छोटा सा बेसिक, और इसके बेस में कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो रहा है कि नहीं. सेम क्वेश्चन को मैं अगर चेंज करता हूँ, यहाँ पर तो नो स्ट्रेस है, वेरी गुड, नो स्ट्रेस है ना, कोई स्ट्रेस नहीं है, नो स्ट्रेस का केस है. ये मेरी बात क्लियर है. आई थिंक आप सभी को ये वाली बात क्लियर होगी नो स्ट्रेस की. अगर आप सेम क्वेश्चन को देखें बच्चा, क्वेश्चन ये ऐसा बना दिया जाए, यहाँ पर फिक्स्ड कर दिया जाए. अब हिंज के जगह अगर मैं फिक्स कर दूं और यहाँ पर एक फोर्स लगा दूं P, ऐसा खींचे, इसको पकड़ लो यहाँ से और खींचे. नाउ देयर विल बी सम स्ट्रेस. स्ट्रेस वोंट बी इक्वल टू 0. अब यहाँ स्ट्रेस 0 नहीं होगा, इट विल एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि जब आप इसे बेंड कर रहे होंगे तो ये इसकी बेंडिंग को रेजिस्ट कर रहा होगा. जब आप इसे बेंड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आएगा, एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टिव फोर्स देयर विल बी स्ट्रेस. इज दैट क्लियर टू यू? ये वाली बात आपको अच्छे से समझ आ गई. सो हमें एक बात तो समझ आ गई कि स्ट्रेस क्यों जनरेट होता है, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस और कपल, राइट. ये वाली बात क्लियर होगी. अच्छा, अगर आप स्ट्रेस को देखें तो हम लोग इसे डिफाइन करते हैं. स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट. इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस फोर्स? सर न्यूटन. What is the unit of area? Meter square. So what will be the unit of stress? The Newton per meter square. Newton meter square is also called as what? Pascal. So you can write it like this. Stress, that is Newton per meter square or Pascal. Right? Do remember that. अगर आप इसे ऐसा लिखते, न्यूटन पर mm स्क्वायर जो जनरली लिखा जाता है, इसी को हम कहते हैं मेगा पास्कल, एमपीए, राइट. क्योंकि mm को अगर आप ऊपर कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁶ आएगा, इस वजह से ये एमपीए कहलाती है. ये छोटा सा चीज है बच्चा, लेकिन एग्जाम में डेटा फिलिंग में आप यहाँ गलती कर जाते हैं. तो ध्यान से देखिएगा, अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर लिखा है तो आप उसे क्या कहने वाले, आप उसे फ्रेंड्स कहने वाले हैं मेगा पास्कल. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ये वाली बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और यदि आपको कोई डाउट है तो अभी तक आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, राइट. तो बेसिकली अगर मैं स्ट्रेस का फॉर्मूला बताऊं तो ये क्या हो गया, F/A. व्हाट इज F? F इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स. मेरी बात याद रखिएगा, F क्या है सर? F इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स.
आगे हम लोग इसके बारे में और भी बात करेंगे, ठीक है। F इज द इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। नाउ बच्चों, ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई, जैसे ही आप इसका यूनिट देखें पास्कल, तो आपको एक चीज समझ आएगी कि सर ये तो यूनिट प्रेशर का भी होता है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड प्रेशर। स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में क्या अंतर है, ये समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। आइए, स्ट्रेस और प्रेशर के बीच में क्या डिफरेंस है देख रहे हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आपको देखना है, प्रेशर जो होता है इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। प्रेशर हमेशा किसकी वजह से होता है? एक्सटर्नल फोर्स के वजह से होता है। जबकि स्ट्रेस क्यों डेवलप होता है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। ये वाली बात हमने अभी डिस्कस की। ये बात आपको याद रखना पड़ेगा कि जो प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से डेवलप होता है, और स्ट्रेस जो होता है वो इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या कपल के वजह से होता है। तो यहाँ आप फोर्स या कपल भी लिखिए, है ना। आई थिंक आप इसे समझ सकते हैं, फोर्स या कपल की वजह से आपका जनरेट होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या कपल की वजह से जनरेट होता है। क्लियर ये वाली बात। सेकेंड पॉइंट देखिए, जो प्रेशर है एक्ट परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। प्रेशर कैसा एक्ट करता है? सर इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर हमेशा, अगर आप ये सरफेस लेंगे तो प्रेशर हमेशा कैसे आप कैलकुलेट करते हैं? पिस्टन सिलेंडर असेंबली पे आप फोर्स लगाता हुआ देखे होंगे, तो गैसियस जो प्रेशर रहता है वो कैसा एक्ट करता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, है ना। ये सरफेस है, अगर ये पिस्टन है तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर पे ही आप क्या बोलते हैं? प्रेशर एक्ट करता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अगर आप स्ट्रेस को देखें, तो आपने लोड, जिस तरह लोड की एनालिसिस की थी, लोड आपको कैसा लगता था? नॉर्मल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या पैरेलल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे आप नॉर्मल लोड कहते थे, पैरेलल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे आप शियर लोड कहते थे। जिस तरह आपका लोड होगा वैसे ही स्ट्रेस जनरेट होगा। तो यहाँ पर स्ट्रेस भी देखेंगे तो आइदर नॉर्मल टू द सरफेस होगा और पैरेलल टू द सरफेस होगा, आइदर नॉर्मल टू द सरफेस होगा या पैरेलल टू द सरफेस होगा। ये वाली बात समझ आ गई, दोनों पॉइंट समझ आ गया। प्रेशर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है, स्ट्रेस इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। जो प्रेशर होता है एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, जो स्ट्रेस है वो नॉर्मल भी एक्ट कर सकता है, पैरेलल भी एक्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एट एनी पॉइंट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। यही आपका होता है, क्या लॉ है कोई बताएगा? ये इस लॉ को क्या कहते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर एट अ पॉइंट, है ना, इन अ स्टैटिक फ्लूइड पर्टिकुलरली इट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, राइट। स्टैटिक फ्लूइड बोलना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें किसी स्टैटिक फ्लूइड में एट अ पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, व्हाट इज दिस लॉ? ये लॉ क्या है बता सकते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने पढ़ा होगा, व्हाट इज दिस लॉ कॉल्ड? इस लॉ को, यस इट इज अ पास्कल लॉ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पास्कल लॉ। वेरी करेक्ट, सभी जो जवाब दे रहे हैं, अभिषेक, निखिल, पास्कल लॉ है, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ स्टैटिक फ्लूइड इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, बट स्ट्रेस इन ऑल द डायरेक्शन आर नॉट इक्वल। स्ट्रेस थीटा पे डिपेंड करता है, आप एंगल चेंज करते जाएंगे, स्ट्रेस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। हम लोग इस बात को और देखेंगे भी, तो ये वाली बात आपको समझ आनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट अगर देखें, इफ यू सी द फोर्थ पॉइंट, व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? ड्यू टू प्रेशर स्ट्रेस इज डेवलप्ड। यस वी हैव सीन दिस। आपने थिन प्रेशर वेसल पढ़ा होगा, है ना। थिन प्रेशर वेसल पढ़ा होगा, थिन प्रेशर वेसल पढ़ा होगा आपने, थिक प्रेशर वेसल पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है? अंदर का फ्लूइड सरफेस पे प्रेशर लगाता है और जिसकी वजह से आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, कूप स्ट्रेस की एनालिसिस करते हैं। तो ये बात तो सही है कि ड्यू टू प्रेशर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेस। प्रेशर के वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है, लेकिन उल्टा नहीं होता। स्ट्रेस के वजह से प्रेशर कभी भी डेवलप नहीं होता। ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या कहा? जो प्रेशर है वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होता है। स्ट्रेस किसकी वजह से होता है? इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स या कपल की वजह से होता है। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करेगा, लेकिन स्ट्रेस नॉर्मल भी एक्ट कर सकता है, पैरेलल भी एक्ट कर सकता है। Magnitude of pressure at a point is same in all the direction, but if you will see the stress at a point is not same because stress theta पे depend करता है। Due to pressure stress is developed, but due to stress pressure is not developed। आपने एक मूवी देखी होगी, थ्री इडियट, राइट। सबका फेवरेट मूवी है, अगर आप इंजीनियर्स हैं या नॉन इंजीनियर सेक्टर के भी हैं तो ये आपका फेवरेट मूवी होगा। उसमें जब वो लोगों की डेथ हो जाती है, तो जो मेन कैरेक्टर है आमिर खान, वो जाके बोलते हैं
कि इंजीनियर बहुत चालाक हैं, वो यहाँ का प्रेशर नापने का कोई जुगाड़ नहीं रखे। देखिए मैं आपको बताऊं कि प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। उनका स्टेटमेंट ये होना चाहिए था कि स्ट्रेस नापने का कोई मशीन नहीं बनाया, क्योंकि प्रेशर मेजर करने के लिए तो मशीनें हैं। यू कैन मेजर द प्रेशर। यार ये बात समझना कितनी टेक्निकल है। अगर आप एक टेक्निकल दिमाग से वहां पर देखने को बैठोगे तो आपको लगेगा नहीं, प्रेशर को मेजर किया जा सकता है, राइट। वी कैन मेजर प्रेशर बट वी कैन नॉट मेजर द स्ट्रेस। स्ट्रेस को मेजर नहीं किया जा सकता, एंड दैट शुड बी द ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली आप जब मूवीज देखते हैं तो आपको ऑब्जर्व करना रहता है एंटरटेनमेंट के साथ साथ। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन है तो आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। नहीं किया अभी तक तो एक बार जाके देखिएगा। ये वो बोलते हैं कि प्रेशर यहाँ का नहीं नापा जा सकता, जबकि प्रेशर यू कैन मेजर। प्रेशर इज अ मेजरेबल क्वांटिटी बट स्ट्रेस इज नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। देयर इज नो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्ट्रेस। यस, वी गो फॉर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्ट्रेस। इनडायरेक्ट मेथड से हम लोग स्ट्रेस मेजर करते हैं, बट देयर इज नो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग स्ट्रेस। दिस पॉइंट हैज टू बी देयर इन योर माइंड, बिकॉज ये इंटरव्यू में पूछा था एंड आई एम श्योर कि आपको भी इंटरव्यू में कभी ना कभी ये चीजें पूछी जा सकती हैं, है ना। पर्टिकुलरली आप अगर बार्क और इसरो के इंटरव्यूज पे देखें तो वो एकदम बेसिक से उठाते हैं, एकदम बेसिक से क्वेश्चन होगा तो आपको ये पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस मेजर किया जाएगा या नहीं। अगर कर सकते हो तो कैसे करोगे, राइट। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, इट इज इनडायरेक्टली मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन। पहले हम लोग स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, फिर इलास्टिक कांस्टेंट की मदद से स्ट्रेस निकालते हैं, राइट। तो हम लोग स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब मेजर नहीं कर सकते, हम कैलकुलेशन कर सकते हैं स्ट्रेस की, ठीक है। एंड द सिक्स्थ पॉइंट जो कि आपको ध्यान देना है, प्रेशर जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस जो है वो टेंसर है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। whatever point I have given, that is clear in your mind. The sixth point you should keep in your mind, because this will give you a basic difference between the pressure and the stress which is required for any interview, right? So here we have completed that basic difference between the stress and pressure, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी, अदरवाइज वी विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट। क्लियर है? एक बार बताएंगे बच्चा, पूछेंगे अगर आपको कहीं भी डाउट है, यू कैन आस्क, राइट। इज दैट क्लियर? राइट जी निखिल, एकदम पॉइंट तो सही है। क्लियर? चलें आगे, आगे बढ़े, राइट। तो ये आपका एकदम बेसिक बनता है जो आपको स्ट्रेस के बारे में पता होना चाहिए, प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ। अच्छा, अब आप एक चीज समझो कि ये जो पर्टिकुलर मैंने फॉर्मूला लिखा, ध्यान से देखना, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लगाई थी, राइट। यहाँ पर मैंने लोड लगाया P, इस डायरेक्शन में मैंने लोड लगाया P, राइट। पहली बात, क्या क्या एजम्पशन आपने यहाँ पर कंसीडर की। एजम्पशन सुनते जाइएगा, हो सके तो आप नोट भी कर सकते हैं। पहला जो एजम्पशन आपने माना है, बॉडी इज प्रिज्मेटिक, दैट इज इट इज हैविंग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट इट्स लेंथ। पहला एजम्पशन है कि बॉडी को आपने प्रिज्मेटिक माना है, एंड that means what, it is having uniform cross section throughout its length. That first assumption that you have made, that is body is prismatic. Second assumption is you have not considered the self weight. आपने इसका खुद का वजन, इस मेंबर का खुद का वजन, मैं अगर इसका नाम कर दूं AB मेंबर का आपने जो इसका सेल्फ वेट होगा, यू हैव नॉट कंसीडर्ड द सेल्फ वेट, यू हैव ओनली कंसीडर्ड द सरफेस वेट, मतलब सरफेस लोड P जो इसके सरफेस पे कंसीडर कर लग रहा है, तो you have not considered the self weight, right? Third point is the material is homogeneous and isotropic, ठीक है, homogeneous and isotropic. This is also a very important point, we'll discuss on this also, right? तो ये सारा आपने assumptions माना है। फोर्थ assumption जो है, लोड एक्ट कैसा कर रहा है, एक्सियल लोड। So this basic four assumptions that you have made while deriving the expression for stress. What are that basic assumptions that you have made? First, I have told you that body is prismatic member है. Second, self weight को आपने नहीं लिया है, you have not considered the self weight. Third, जो आपने point देखा है यहाँ पे, थर्ड जो आपको पॉइंट समझना है, थर्ड पॉइंट क्या है, बॉडी कैसी है, होमोजीनियस है एंड आइसोट्रोपिक है। इसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे कि होमोजीनियस क्या होता है, आइसोट्रोपिक क्या होता है,
थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए, क्योंकि हम लोग जैसे ही इलास्टिक कंस्ट्रेंट्स पे जाएंगे तो इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर अच्छे से एनालिसिस करके देखेंगे। तो अभी आपको ये 4 assumptions याद रखना है। प्रिज्मेटिक मेंबर, नो बॉडी वेट या सेल्फ वेट इज नॉट कंसीडर्ड, homogeneous and isotropic, and last is axial loading. And if you have considered all this, then you will get a formula, and that stress, that is average stress, is equals to F by A. What is F? F is the internal resistive force that will be acting on that particular cross section. This is the internal resistive force that is acting on that particular cross section. एंड डू रिमेंबर दिस स्ट्रेस वी कॉल इट एज एवरेज स्ट्रेस। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चा? वी कॉल इट एज एवरेज स्ट्रेस। इसे हम लोग एवरेज स्ट्रेस कहते हैं। एंड एवरेज स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू एफ बाई ए। नाउ यू अंडरस्टैंड सर, यहां तो आपने एफ इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स कंसिडर किया। एफ इज व्हाट? टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स, टोटल इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स। अब बच्चा आप एक बात समझना, ना यू अंडरस्टैंड वन थिंग, है ना, एकदम आप प्यार से इस बात को समझ के देखो। वी हैव स्टडीड अ क्राइटेरिया। एक क्राइटेरिया के बारे में हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो। व्हाट वाज दैट क्राइटेरिया? सर, स्ट्रेंथ क्राइटेरिया, राइट? हमने स्ट्रेंथ क्राइटेरिया पढ़ा था, राइट? फोर्थ पॉइंट सर, एक्सियल लोड। दिस इज एक्सियल लोड, है ना साइकिन? दिस इज एक्सियल लोड। Fourth point is axial load. Look at here, you have applied only axial load. When axial load is there, you can write it F by A, right? Is that point clear? Okay. Now, let's move further and understand average stress की जो value होती है वो क्या है? F by A. F is the total internal resistive force. मैंने आपको एक क्राइटेरिया पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, कि मैंने पढ़ाया था सिग्मा मैक्सिमम that you have obtained from SOM equation should be less than equals to sigma permissible. ये वाला क्राइटेरिया याद है आपको? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया। स्ट्रेंथ क्राइटेरिया ये देखा था आपने? यस और नो? स्ट्रेंथ क्राइटेरिया देखा था डायमेंशन कैलकुलेट करने समय, लेक्चर 1 पे ही बात हुई होगी इसके बारे में। अब आप समझिएगा यहाँ कि ये आता कैसे है, हाउ यू आर गोइंग टू गेट दिस। समझते हैं हम लोग को ये चीज मिला कैसे। आइए यहाँ पे देखिए, देखिए ये क्या है? आपका एक प्रिज्मेटिक मेंबर है, ठीक है? नाउ यू अंडरस्टैंड दिस इज P, एक्सियल लोड। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। P is what? This is the external force. Now you tell me, I don't want to break this member. मैं इस मेंबर को तोड़ना नहीं चाहता। ये जो AB मेंबर है, मैं इसे तोड़ना नहीं चाहता। I don't want to break it. If I don't want to break it, what will be the maximum external load applied? Sir, in that case, what should be the criteria? You will say, sir, the external load should be either less than internal resistive force or equal to internal resistive force. Getting my point or not? एक बार सोच के देखो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ कि अगर मैं इस मेंबर को नहीं तोड़ना चाहता, इफ आई डोंट वांट टू ब्रेक दिस मेंबर, व्हाट विल बी माय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ force be applied? Or what should be the criteria? You will say, sir, the applied force, that is the external force, should be less than or equal to external force. हाँ बोलो हाँ, yes or no? Think and say. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ये समझो, आप सोचो। यू डू वांट टू ब्रेक दिस, आप इसे तोड़ना नहीं चाह रहे। अगर आप इसे तोड़ना नहीं चाह रहे तो आप क्या करोगे? आप यही तो क्राइटेरिया रखोगे, हाँ या ना? बताओ भाई। कमेंट बॉक्स में यस और नो। दिस इज द क्राइटेरिया दैट यू आर गोइंग टू यूज। क्लियर? अच्छा, now if I divide by area both the sides, now you understand why I called it sigma max that you have obtained from SOM equation. मैं इसे ऐसा क्यों कहता हूं? You understand that because what will be the maximum load?
पी मैक्स किसके बराबर हो सकता है? इफ यू डू वांट टू कॉज फेलियर इन दिस मेंबर, सर इट इज इक्वल टू एफ, राइट? मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आप क्या कितना लोड अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली? सर एफ। अगर ये मैक्सिमम लोड है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा उसे क्या कहोगे? मैक्सिमम स्ट्रेस, राइट? दैट्स व्हाई आप इसे सिग्मा मैक्स दैट यू हैव ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोहम इक्वेशन कहते हैं। आई थिंक दैट इज आल्सो क्लियर टू यू, है ना? तो आप इसे लिख क्या सकते हैं? आप स्ट्रेस को लिखते थे एफ बाई ए, या तो आप लिखेंगे इसे पी मैक्स डिवाइडेड बाई ए, राइट? दिस इज पी मैक्स एंड दैट्स व्हाई यू कीप ऑन राइटिंग कि हर मेंबर पे जो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मेंबर पे अगर कोई लोड लग रहा है, अगर मान लो ये पी लोड लगा है, तो आप क्या कह देते थे? हमेशा जब भी स्ट्रेस निकालते आए होंगे अभी तक, एवरेज स्ट्रेस ही निकालते थे, उसे लिख देते थे पी बाई ए। नाउ आई थिंक यू गॉट व्हाई वी कॉल इट एज मैक्सिमम स्ट्रेस, इसे सिग्मा मैक्स क्यों कहते हैं, राइट? ये वाली बात भी क्लियर होगी, अब कोई दिक्कत नहीं रहेगी इस बात पे, हाँ या ना? पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्योंकि ये कुछ बेसिक बातें हैं बच्चों जिसे हमें देखना है और याद रखनी है, राइट? तो आज से अपन ये कह सकते हैं, तो आप ये समझिए, ये तो आपका सॉम इक्वेशन बन गया, राइट? सिग्मा मैक्स फ्रॉम सॉम इक्वेशन। और ये क्या बन गया आपका? सर ये बेसिकली आपका बन गया फेलियर स्ट्रेस। व्हाट इज दिस? दिस इज फेलियर स्ट्रेस। हाँ, डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कर दोगे तो परमिसिबल बन जाएगा, बट इफ यू हैव रिटन एफ दैट इज द व्हाट इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, देन इट इज अ फेलियर स्ट्रेस। माय पॉइंट इज क्लियर टू यू? ये जो मैंने बेसिक सारी चीजें रिलेट की, बहुत अच्छे से समझ आएगा आपको यदि आप सारा लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 7 या 8 जो भी ये सीरीज का है, उस पूरे लेक्चर्स को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा। अगर आप लिटरली एक्सी में पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो, और मैकेनिकल पे तो बनेगा ही बनेगा, बट एक्सी का पेपर पे अगर आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से देना चाहते हैं जनरल साइंस का पेपर, तो डेफिनेटली मेरे सारे लेक्चर्स को बहुत ऑनेस्टली और एक एक पॉइंट देखिएगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं उसके बारे में। क्लियर है ये वाली बात? आई थिंक यहाँ तक की बात हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई है, राइट? अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस पे, ठीक है? तो बहुत आसान है स्ट्रेस को क्लासिफाई करना, ठीक है? देखो, स्ट्रेस दो तरह से होगा, एक होगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, क्योंकि जैसा लोड वैसा स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा शेयर स्ट्रेस। भाई यही तो पढ़ा था, नॉर्मल स्ट्रेस है शेयर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह से, एक होगा आपका एक्सियल स्ट्रेस और दूसरा आपका होगा बेंडिंग स्ट्रेस, राइट? इसको कैसे कैलकुलेट करते थे? सर पी बाई ए। इसे कैसे कैलकुलेट करते थे? सर एम बाई जेड। हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे जब बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ेंगे। इज दैट क्लियर? शेयर स्ट्रेस को अगर क्लासिफाई करोगे दो तरह से होगा, एक होगा डायरेक्ट शेयर, है ना? अब डायरेक्ट शेयर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होगा? टाउ दैट इज इक्वल टू शेयर फोर्स अपॉन एरिया, और दूसरा होगा टॉर्जोनल शेयर, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? टाउ दैट इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड टू दैट ऑफ पोलर सेक्शन मॉडुलस। ये भी तो आपको पढ़ना है चैप्टर वाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस बहुत आसान है अगर आप लोड का क्लासिफिकेशन पढ़े हुए हैं तो। स्ट्रेस को कैसे क्लासिफाई करते हैं? नॉर्मल स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस को आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? एक्सियल स्ट्रेस, बेंडिंग स्ट्रेस। वैसे शेयर स्ट्रेस को डायरेक्ट शेयर और टॉर्जोनल शेयर, जगह नहीं था इसलिए मैंने टीएस लिख दिया, टॉर्जोनल शेयर। इज दैट क्लियर? हाँ या ना? क्लियर है ये वाली बात? श्योर? ओके, क्लियर? बताइए बताइए बताइए। क्लियर है सभी को? आगे बढ़े। Now let's try to understand something very interesting here.
ठीक है, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाता हूँ, लिखिएगा हेडिंग, स्ट्रेस ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी इंक्लाइंड प्लेन पे आप स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं? स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अब आप समझिएगा, यू हैव रिटन द हेडिंग स्ट्रेस एक्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। अंडरस्टैंड हियर, बहुत बेसिक चीज है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। This is the longitudinal axis of the member. You have applied a load P here. Suppose the cross section area of this particular member is this, having area A. A is what? A is the area of this member. Is that clear? ठीक है? Now please tell me, at this cross section, let me call this cross section as XX. At this cross section, what type of load is this? For this cross section XX, what type of load is P? XX cross section पे ये लोड कैसा है? अगर if you see here, मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो अगर आप देखें तो ऐसा है लोड लगा है, it is like this, yes or no? So what you will call it? You will call it what? Axial load, right? Heading है आशीष, stress is acting on an inclined bar. Stress is acting on inclined bar. Sorry, stress is acting on an inclined plane. Stress is acting on an inclined plane, right? Axial load है, ये बात तो समझ आ गई, ठीक है? बट माय फ्रेंड, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर इस प्लेन को एक्स को रिप्रेजेंट करूं, दिस इज ऑल्सो प्रिज्मेटिक, सो एक्स तो ये भी है, इस वाले प्लेन के लिए भी ये एक्सियल लोड ही है। बट व्हाट अबाउट दिस प्लेन? इस प्लेन के लिए क्या कहोगे? which is inclined sub angle theta. Let me call this black वाला line YY. अब ये लोड इसके लिए किस तरह का लोड है? Are you getting me? Now it is the inclined plane like this. See here, this is the inclined plane. You have to understand this. How to analyze what type of stress will be there due to this load P on this inclined plane YY. आपको ये समझना है कि ये inclined plane पे क्या स्ट्रेस होगा YY पे due to this load P. Now, if you will see here, this angle is theta. This angle is theta. Let me call this angle as theta. If this angle is making an angle theta, right? This is angle theta. So this angle will also be theta. हाँ बोलो हाँ. This angle will also be theta. Now, if you see here, it is like this. YY. Here is a load P, which is making some angle theta with this plane. So, what you feel now it will be, sir, अब ये ना दो component पे resolve हो जाएगा बच्चा, ध्यान से देखना. It will be resolved into two components. One is this, another is this. होगा दो कंपोनेंट पे, ये टूट जाएगा. ये बात क्लियर है? अगर आप यहां पर देखेंगे तो इन दिस डायरेक्शन इट इज P cos theta, in this direction it is P sin theta. Yes or no? You think only for that inclined plane. See here, let me show you. Look at here. ध्यान से देखें इस बात को, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? इस बात को देखें और मुझे बताएं. ये देखिए, ये इंक्लाइन प्लेन था, यहाँ पर अब दो स्ट्रेसेस लगेंगे. पहला ये रेड वाला मार्कर देखिएगा, ये रेड मार्कर, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये मेरा वाई वाई प्लेन है. इस पे ये कैसा लग रहा है? सर ये लग रहा है परपेंडिकुलर.
राइट, दिस इज पी साइन थीटा, दिस इज पी साइन थीटा। किस तरह का लोड है बताइए, पी साइन थीटा किस तरह का लोड है सर, नॉर्मल लोड है, वाई वाई प्लेन के नॉर्मल है सर, आई सेड यस इट इज नॉर्मल। अनदर it is acting like this, p cos theta, sir it is acting along the means along the area of cross section. If it is acting along the area of cross section, sir it is a shear load. Are you getting me? So this, when it is like this, there are two load, you can understand by these two marker. This is the inclined plane, this one is p sin theta, this one is your p cos theta. So this is will create normal stress, this will create shear stress. Is that clear? ग्रीन वाला क्या कराएगा, p cos थीटा है सर, shear stress कराएगा। रेड वाला क्या कराएगा सर, रेड वाला p sin थीटा है, ये नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट कराएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ या ना, बताइए एक बार। क्लियर है? ठीक है, ये वाली बात अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो एक बार बताएंगे। दोनों बात क्लियर होगी, नॉर्मल स्ट्रेस और आपका शेयर स्ट्रेस, कौन सा इसमें से नॉर्मल स्ट्रेस है, कौन सा शेयर स्ट्रेस है। क्लियर है? दिख भी गया? किसी प्राणी को ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखा? क्लियर हो गया ना, दिख भी गया ये चीज। आई थिंक दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, ध्यान से सोचिएगा। नाउ मुझे एक छोटा सा रिलेशनशिप यहाँ आप बता के देखिए कि सर ये जो एरिया था, मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिएगा ये वाला एरिया तो मुझे पता है एक्स एक्स, इसके एरिया को मैंने ए कहा हुआ है, यहाँ पर ए कहा है आपने, ए इज द एरिया। आई वांट टू हैव व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस, ये जो वाई वाई है इसका क्या एरिया होगा, यही है हमारा वाई वाई। सोचिए क्या होगा अगर आप वाई वाई के लिए देखें तो, एरिया सोचिए, एरिया सोचिए सर। अगर आप देखें तो दिस इज मेकिंग सम एंगल थीटा, तो ये यहाँ थीटा बना रहा है। इज दैट क्लियर? ये आपका ए है, आपको ए डैश की वैल्यू चाहिए, लगाइए यहाँ पर और मुझे बताइए व्हाट यू कैन राइट ए डैश। ए डैश क्या लिख सकते हैं, व्हाट यू राइट ए डैश एज, ए डैश को क्या लिखोगे, सोचो और बताओ। ए डैश विल बी ए cos थीटा। सोचो यार, ए cos थीटा कैसे हो सकता है? थिंक, ये 90 है, ये बेस है, आपको ए डैश चाहिए यार। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हुआ ना सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दिस इज कॉल्ड एज साइन थीटा। हाँ बोलो हाँ, बात समझ आ रही है? आ रही है नहीं आ रही है सर? इट इज साइन थीटा ना, यस। क्लियर है? अगर ये साइन थीटा है तो यहाँ पर अगर आप ए डैश कैलकुलेट करते तो वो क्या हो जाता सर, ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा हो जाता सर। कोई बात नहीं, गलती से लिख दिया, अब तो क्लियर है सबको, ए डैश की वैल्यू आ गई, ए डैश की वैल्यू आ गई, बस अब अपने को कुछ नहीं करना, वी हैव एवरीथिंग। अब हम लोग इसके एनालिसिस करके बता सकते हैं। अभी भी ए साइन, भाई ए साइन कैसे होगा, ये हाइपोटेनियस है यदि तो सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। वी नीड द वैल्यू ऑफ ए डैश, राइट? ए डैश की वैल्यू चाहिए, इंक्लाइन वाले का एरिया चाहिए, दैट विल बी ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा माय डियर। साइन, इज दैट क्लियर नाउ? साइन किरण क्लियर? ये बात समझ आ गई? आइए फिर लोड निकाल के देख लेते हैं, है ना। अब आपको ये समझ आ गया कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है इस पे दो फोर्स लग रहा है, एक ये P साइन थीटा, एक इधर लग रहा है P cos थीटा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अगर मैं आपसे पूछूं कि P साइन थीटा क्या प्रोड्यूस करेगा तो आप बोलेंगे सर नॉर्मल स्ट्रेस, तो लिख दीजिए P साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए डैश, एरिया तो ए डैश लेना है, इंक्लाइंड वाला एरिया लेना है। इज दैट क्लियर? सो ए डैश की वैल्यू कितनी थी, अभी आपने लिखा था
क्या, दैट इज a डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो व्हाट नॉर्मल स्ट्रेस यू गॉट, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई आपकी, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, देखो सर इट इज p साइन स्क्वायर थीटा, हो गया ये चीज p साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर है ये वाली बात, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू p साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। वैसे ही अगर आपको मैं पूछता शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताओ, तो सर शियर स्ट्रेस का वैल्यू क्या था, p cos थीटा, ये लोड की वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय a डैश, अगर आप a डैश देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज p cos थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा, p बाई a है ना बच्चा, यहाँ एक मिस्टेक, तो आप यहाँ पर जब शियर स्ट्रेस की वैल्यू बताएंगे तो फिर से p बाई a साइन थीटा, तो दिस इज cos थीटा, व्हाट हैपेंड, राइट, क्या हो जाएगा, p साइन थीटा cos, क्लियर है, अरे यार ये तो आप खुद से लिख सकते हो। तो यहाँ आपको क्या पता चला, आपको यहाँ से ये पता चला नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, सर p बाई a साइन स्क्वायर थीटा, सर शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, देखो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, सर शियर स्ट्रेस की वैल्यू होगी p बाई a साइन थीटा cos थीटा, अगर आप इसे लिखना चाहते हो p बाई a को अपन क्या बोलते हैं सर, सिग्मा, सिग्मा साइन स्क्वायर थीटा, इसे क्या कह सकते हैं सर, सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, कैसे किया सर, मैंने यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 मल्टीप्लाई किया, ये पूरा किस पर रिड्यूस हो जाएगा, साइन 2 थीटा पे, तो आई कैन राइट सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, बात समझ आ गई, कैसे निकालते हैं समझ आ गया। तो यहाँ पर आपका डिपेंडेंसी किस पे है सर, थीटा पे डिपेंडेंट है, आपका स्ट्रेस जो है लोड पे तो था ही, प्लस थीटा पे डिपेंडेंट हो गया, इस वजह से ही आप स्ट्रेस को टेंसर कहते हैं। आप मेरी बात को अगर विश्वास नहीं करते, इफ यू डोंट बिलीव मी, आप बस सेम एनालिसिस है, ध्यान से देखिएगा, सेम एनालिसिस है, आप इस एनालिसिस को करके देखिए खुद से, 5 मिनट का टाइम लीजिए और इस एनालिसिस को मुझे करके बताइए। ये आपका लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस है, ये आपका वही एक्स एक्स मेंबर, अब मैं कह रहा हूँ ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, पहले मैंने ये एंगल थीटा कह दिया था यहाँ पर, अब आप इसे एनालाइज करके बताइए, सोचिए और एनालाइज एनालाइज करके बताइए किस तरह ये बदलेगा, क्या बदलाव आएगा, सेम इंक्लाइन प्लेन पे, मैंने बस एंगल चेंज किया, एंगल अब मैंने यहाँ कह दिया थीटा, क्या बदलाव आएगा, लेट्स ट्राई टू सी, समझ के देखते हैं ना, तभी तो मजा आएगा। सर ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा बताओ, दिस एंगल, सर दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा होगा, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब बदलाव क्या आएगा, अब चेंजेस क्या आएंगे, यू थिंक सर, अब अगर मैं इस इंक्लाइन प्लेन वाई वाई को बनाता ना, तो मुझे क्या दिखता, मुझे इस डायरेक्शन पे दिखता, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल फोर्स जिसकी वैल्यू होती p cos थीटा, और इस डायरेक्शन पे दिखता शियर फोर्स जिसकी वैल्यू होती p sin थीटा। अरे लिखते हैं इस चीज को, क्या लिखते हैं साहब, इसको इधर रिलीज करते हैं, मतलब रिजॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं p cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट, sin थीटा, अब यहाँ पर लिखते हैं p sin 90 माइनस थीटा, दैट इज cos थीटा sin थीटा, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, केवल यही नहीं बदलेगा बच्चों, एरिया भी समझो, एरिया में भी बदलाव आएगा, नाउ यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सर ये 90 माइनस थीटा था ना, या आपका ए था, इस वाले को ए डैश बोला था, तो आपको तो ये इंक्लाइंड वाले का ही वैल्यू चाहिए, ए डैश का वैल्यू चाहिए। नाउ द ए डैश विल बी ए डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। बात क्लियर है? समझो, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे एक्स एक्स पे अगर आप एक्स एक्स की बात करो, सर स्ट्रेस एट एक्स एक्स की बात करते तो सर आप लिखते पी बाई ए, कोई दिक्कत नहीं था, विच इज नथिंग बट सिग्मा, एक्सियल स्ट्रेस था। लेकिन अगर आप ये इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हो, वाई वाई, ये जो इंक्लाइंड प्लेन आपने बनाया वाई वाई की बात कर रहे हो, तो यहाँ पूरा गेम बदल। यस, क्यों हुआ वो बदलाव? वो बदलाव अब आप समझो, यहाँ पर वैल्यू में बदलाव आएगा, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ थीटा चेंज कर दिया। तो यहाँ पर देखो, नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल लोड की वैल्यू ये हो गई, शेयर लोड की वैल्यू ये हो गई। अब आप इसे याद नहीं कर सकते, आप इसको ऐसा बैठ के याद नहीं कर सकते, आपको पूरा मेथड पता होना चाहिए, देन ओनली यू कैन सॉल्व इट इजीली। बात समझ आ गई? नाउ लेट्स ट्राई टू calculate everything again. If you want to calculate normal stress, that will be normal load divided by a dash. हाँ बोलो हाँ। What was your normal load? Sir, it is P cos theta. What is a dash? Sir, it is a divided by cos theta. परिवर्तन कुछ नहीं है, यहाँ पर देखिएगा P by a cos square theta. भाई ठीक है ना, 90 माइनस थीटा चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा का cos square theta. Is that clear to you? So you can write, sir, normal stress is sigma cos square theta. This is the normal stress. Similarly, you try to calculate the shear stress. Sir, the shear stress will be shear load upon A dash. Shear load is P sin theta divided by A dash, that is A divided by cos theta. Area of A cos theta, A divided by cos theta. So again, this will be same. क्या हो जाएगा? Sir, sigma by 2 sin theta. Is that clear? सर लोड के साथ साथ स्ट्रेस ओरिएंटेशन पे भी डिपेंड करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टेंसर, राइट? दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट? टेंसर। इज दैट क्लियर? ये चीज समझ आ गई? ये चीज समझ आ गई सबको? यस। वैसे तो दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है बेटा, फॉर्मूला नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, स्ट्रेस के साथ साथ यहाँ वो थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है, ये देखो बस भैया, दोनों में सेम है ना। सर अभी ये थीटा की वैल्यू, पिछले वाले में थीटा की वैल्यू थीटा थी, अभी क्या है? 90 माइनस थीटा है। जब वहां आप साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा पुट करते तो भी आपका आंसर यही आता ना, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता। सेम है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेस जो है वो लोड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? लेट्स हैव अ कंक्लूजन टेबल। एक कंक्लूजन टेबल बनाते हैं, है ना? ध्यान से बनाइएगा इस कंक्लूजन टेबल को, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन टेबल है। और आप एज अ इंजीनियर यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैं मुझे बताइएगा। मैं पहले लिख देता हूँ लोकेशन ऑफ प्लेन। राइट, मतलब थीटा का पोजीशन क्या है, आपको बताना है। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था सर? सिग्मा कॉस स्क्वायर थीटा। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी? क्या था? सिग्मा बाई 2 साइन 2 थीटा, ठीक है? पहली बात, जब थीटा की वैल्यू 0 है, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है, पुट करिए, बताइए। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और जब थीटा की वैल्यू 135 है, 135। चलिए फटाफट फिल करिए इसे और बताइए, जल्दी 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 करिएगा और बताइएगा। जब 0 डिग्री है तो कितना होगा? सर cos 0 तो 0 होता है, तो ये तो सिग्मा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो सर ये सिग्मा बाई 2 हो जाएगा, ये भी सिग्मा बाई 2। बस थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेगा, यू विल गेट दिस वन। इज दैट क्लियर? नाउ दिस इज 0, दिस इज 0,
35 में सिग्मा बाई 2 माइनस सिग्मा, दिस इज व्हाट यू विल गेट, ये आपको मिलेगा। Now, what is the conclusion that you can have from this particular table? Look at this two, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन को देखें, ये दोनों प्लेन को देखें ध्यान से। This will give you some basic information. See that, sir, here the magnitude of normal stress is either maximum or minimum, but the shear stress is always zero. Shear stress is always zero. Such kind of planes are called as what? Principal plane. दिख रहा है आपको? Here you got the definition of principal plane. What's the definition of principal plane? Sir, these are those complementary oblique plane. These are those complementary oblique plane in which the magnitude of normal stress is either maximum or minimum, but the magnitude of shear stress is always zero. हाँ या ना? ये डेफिनेशन मिला कि नहीं मिला? आप ये यही इस टेबल से निकाल रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। You got the definition of principal planes, or obviously, sir, this plane will be called as, this plane YY will be under combined state of stress. हाँ बोलो हाँ, क्यों नहीं होगा साहब? ये YY वाला combined state of stress में क्यों नहीं होगा? ये वाला प्लेन होना ही है ना इस प्लेन को combined state of stress में। क्यों? क्योंकि सर इसी प्लेन पे आपका नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है और शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। और मैं आपको बेसिक पढ़ाते समय ये चीज बताया हूँ, when a plane is subjected to both normal as well as shear stress, it is called as under combined state of stress. बोलते हैं ये वाली बात, इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। आप अगर लेक्चर को ईमानदारी से देख रहे हैं तो आप इस चीज को अप्रिशिएट कर पाएंगे। कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, बताइए एक बार। यार ये उम्मीद कर रहा हूं मैं कि आप रिवाइज करते चल रहे हो साथ में। मैं टेस्ट लूंगा अभी इस चैप्टर को खत्म करते ही। क्या है आपका प्लेन? वाई वाई है। वाई वाई प्लेन पे क्या लग रहा है सर? नॉर्मल स्ट्रेस भी लग रहा है और शेयर स्ट्रेस भी लग रहा है। दैट्स व्हाई दिस प्लेन विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट? कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस, under combined state of stress. And if it is under combined state of stress, then definitely there will be principal plane. What is the definition of principal plane? सर प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है सर? आइदर मैक्सिमम और मिनिमम होगी, लेकिन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। एंड देखिए ये दोनों प्लेन एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। देखिए गौर से देखिए, फ्रॉम दिस टेबल यू कैन से हाँ या ना। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये दोनों बचे हुए प्लेन को देख लो। अब यहां पर क्या है सर? दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम शियर प्लेन। क्या बोलते हैं इसे? मैक्सिमम शियर प्लेन। और यहाँ आंख खोल के देखना, एकदम एकदम आंख खोल के। व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी सर, यहाँ नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है, लेकिन शियर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम है। टाउ इज मैक्सिमम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? टाउ मैक्स प्लेन। Again they are complementary, 90 degree to each other. So कैसे define करोगे? These are those complementary oblique plane in which the magnitude of shear stress is maximum, but the magnitude of normal stress is not equal to zero. ये बात ध्यान से देखना, ये जीरो नहीं है मेरे भाई। नॉर्मल स्ट्रेस नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉर्मल स्ट्रेस नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड दिस इज द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विच दे हैव आस्क्ड इन गेट ट्वाइस। समझ आ रहा है कि सर मैक्सिमम शेयर प्लेन पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू जीरो नहीं होती, लेकिन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होती है। थैंक्स आशीष, वंडरफुल लेक्चर बोलने के लिए। आई होप बाकी सबको भी ये बात बहुत अच्छे से समझ आ रही हो। अब आप देखो, हमने बेसिक पढ़ के पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। बेसिक स्ट्रेस समझ लिया, बेंडिंग समझ लिया, टॉर्शन समझ लिया, कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस समझ लिया, खाली शेयर फोर्स एंड डिफ्लेक्शन बचे ड्रॉ करना सीखना। अब क्या उन चैप्टर्स के अंदर जाना है, धीरे से डिटेलिंग पढ़नी है, दैट्स इट।
इज दैट क्लियर? आप अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है कि नोट्स नहीं बन पा रहे, खुद के नोट्स बनाना ही इंपॉर्टेंट है। मैं नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करा, वो केवल पीडीएफ के तौर पे आपके पास रहते हैं। जो बच्चे पिछले साल ऑनलाइन तैयारी किए हैं उनसे पूछिएगा। अगर आप इसको ऑफलाइन क्लास की तरह ट्रीट करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको मेरे साथ नोट्स बनाने पड़ेंगे। अवेलेबल सब कुछ है, मेरे नोट्स भी आप साहू सर के नाम पे खोजेंगे मिल जाएगा कहीं ना कहीं। बट क्या करेंगे उस नोट्स का, आपको समझना है। मैं जो बता रहा हूँ उस बात को मेरे से सुनेंगे, 2 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एंड दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि कॉपी में या पीडीएफ रख लेना इज नॉट इम्पोर्टेंट, यहाँ पर होना चाहिए। एग्जाम यहाँ से निकलता है। जब क्लास खत्म हो तो आंख बंद करो और सोचो कि बंदे ने कहाँ कहाँ से पढ़ाना चालू किया था, क्या क्या चीज पढ़ाया है। आप जो भी लेक्चर देखते हैं या जो जो कुछ भी प्रिपेयर करते हैं, तब आप 100% क्वालिफाई करने के लायक बन जाएंगे। आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू। अब आप आओ, एक बात समझो, यहां से हमने क्या सीखा। अगर मैं इस प्लेन को प्रिंसिपल प्लेन कहता हूं, पीपी प्रिंसिपल प्लेन कहता हूं, तो इसके 90 डिग्री पे सेकंड प्रिंसिपल प्लेन होगा। यस। और इसके 45 डिग्री पे मैक्सिमम शियर प्लेन होगा। यस और नो? और सर इसके 90 डिग्री पे मतलब अगेन यहां पर क्या होगा सर, ये शेयर प्लेन 1, ये शेयर प्लेन 2 होगा। और हर किसी के बीच का एंगल देखेंगे तो क्या है, ये 45 डिग्री है, यहाँ से ये और 45 डिग्री है। या आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से 0 से 45 डिग्री पे आपको शेयर प्लेन मिलेगा, 0 से 90 डिग्री पे आपको प्रिंसिपल प्लेन मिलेगा, 0 से 135 डिग्री पे 135 डिग्री पे पूरे पे आपको सेकंड मैक्सिमम शेयर प्लेन मिलेगा। इज दैट क्लियर? और इसी का उल्टा, क्योंकि मुझे याद है आज से आई थिंक 3-4 साल, 4 या 5 साल पहले एक यूजीसी नेट का एग्जाम होता था अलग से, यूजीसी नहीं, सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता था। उसमें इस तरह के क्वेश्चन बना के कंफ्यूज करते थे। और वही सीएसआर का जो नेट का पेपर है, जो सिलेबस है, इट इज सेम सिलेबस ऑफ गेट एक्सी। जो एक्सी का सिलेबस है ना जनरल साइंस का, वो सीएसआईआर का सिलेबस था, सेम सिलेबस। मैंने वो एग्जाम क्वालिफाई किया, मुझे पता है। तो बहुत आसान है, अगर आप एक्सी के थ्रू किसी टॉप के आईआईटी जाना चाहते हैं, बहुत आसान है, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। हाँ, लेकिन क्वेश्चंस आपको जो टॉपिक जो सब्जेक्ट लेंगे उसमें बहुत डेप्थ में आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट? इस चीज पर ध्यान देना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसा कहूँ कि ये मेरा शेयर प्लेन है, ये मेरा शेयर प्लेन है, टाउ 1 लिख देता हूँ यार, टाउ 1 ये शेयर प्लेन है 0 डिग्री पे, तो आप समझ जाओ इसके 45 डिग्री पे अब क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताओ। इसके 45 डिग्री में क्या होगा सर, सिग्मा 1 का प्लेन होगा। उसके 45 डिग्री पे फिर क्या होगा सर, सिग्मा 2 टाउ 2 का प्लेन होगा, प्लेन होगा, मतलब शेयर स्ट्रेस का प्लेन होगा। और इसके 90 डिग्री में, बात बहुत आसान है अगर आप समझ रहे हैं तो। यहाँ से ये 90 डिग्री है और यहाँ से ये 135 डिग्री। आई होप ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आपको कोई पूछे प्रिंसिपल प्लेन क्या होता है तो आप बता सकते हैं दिस आर दो कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री टू ईच अदर, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री ऑब्लिक लेयर इन विच the magnitude of normal stress is maximum but the magnitude of shear stress is 0। और shear plane क्या होता है सर, these are those complementary oblique layer in which the magnitude of shear stress is maximum but the normal stress is 0। I think, sorry, the normal stress is not equal to 0, that has to be there in mind, normal stress is not equal to 0। क्लियर हो गई ये वाली बात? यहाँ तक की सारी बात अगर आपको अच्छे से समझ आ गई तो एक बार यस लिखिए कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको ये बातें समझ आ गई। क्लियर है? ठीक है, और सारी बातें अच्छे से समझ आ गई। अभी हमने कवर कर लिया पूरा स्ट्रेस
किसी बार पे जब लगे तो अगर वो सिंगल डायरेक्शन पे लग रहा है तो क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन पे लगेगा तो कैसे एनालिसिस करना है, ये वाली बातें हमने यहाँ कवर की। क्लियर है सबको, सभी बच्चों को? किसी को कोई डाउट तो नहीं? पूछ लो डाउट है तो। ओके, साइन क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं रोकते हैं, कल हम लोग चालू करेंगे स्ट्रेस टेंसर। टेंसर क्या होता है पहले समझेंगे, फिर और एक दो क्लास में फर्स्ट यूनिट आपका कवर हो जाएगा, राइट। फिर अपन सेकेंड यूनिट मतलब बेंडिंग चालू करेंगे, फिर कंबाइंड स्टेट ऑफ स्ट्रेस को समझेंगे। ऐसा करते हुए पूरा लेक्चर हम लोग इस मंथ के एंड तक कवर कर लेंगे, पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इस मंथ के एंड तक कवर हो जाएगा। बट आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार फिर से पूरा लेक्चर देखिए, इससे पहले के जितने 7 लेक्चर्स हुए उसे देखिए, भले 2x पे देखिए, लेकिन अगर कुछ भी डाउट होता है तो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्लियर? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कब से चालू होगा? वी आर प्लानिंग कि एक साथ दो सब्जेक्ट चालू हो जाए, एक दो सब्जेक्ट पैरेलली स्टार्ट हो सके। चूंकि प्रोडक्शन मुझे ही कवर करना है तो आई थिंक वो सर्वे में भी प्रोडक्शन की बात आई थी और मुझे ही प्रोडक्शन करना है, तो आई नीड सम टाइम यार, है ना। एक सब्जेक्ट करा लूँ फिर मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आऊँगा। तो दो सब्जेक्ट फिर नेक्स्ट मंथ से दो सब्जेक्ट पैरेलली चलेंगी, और हो सकता है दूसरा एक सब्जेक्ट चालू हो जाए, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन है, तो वो उसका स्टार्टिंग का प्लानिंग चल रहा है, वो एक दो दिन में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो दो सब्जेक्ट्स आपका चलेगा, एक थ्योरी ऑफ मशीन और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। एक्चुअली हम लोग के पढ़ाने का तरीका जो है, जो मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा, मैं एक सीरीज में पढ़ाता हूँ। जैसे मैं सॉम पढ़ा दिया, फिर मैं एमडी पढ़ाऊंगा, फिर मैं ईएम पढ़ाना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाना पसंद करूंगा, फिर मैं थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ाना पसंद करूंगा, है ना। तो ये मेरी सीक्वेंस रहती है, जनरली मैं इस टाइप का पढ़ाना प्रेफर करता हूँ कि पूरा ये कवर हो जाए। फिर अगर थर्मोडायनेमिक्स चालू करना है तो फिर पहले थर्मो चालू करते हैं, फिर हम उसके बाद आरएसी पढ़ा दिए, ठीक है, फिर थर्ड में आईसी पढ़ा दिए, या आईसी आरएसी आगे पीछे होते रहता है। फिर फोर्थ में एफएम पढ़ा दी, पावर प्लांट पहले ले लिए, फिर फिफ्थ में एफएम ले लिए, फिर एफएमसी ले लिए, राइट। तो ये सीक्वेंस मैं प्रेफर करता हूँ। और फिर प्रोडक्शन और आईएमओआर, बस। फिर आपका कौन सा सब्जेक्ट बचता है? एक सब्जेक्ट बचता है मैथ्स और एक्टिंग। एक नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यही दोनों मिलके आपके 30 मार्क्स कवर कर लेते हैं, बाकी ये सब तो 70 के हैं। थैंक्स अभिषेक फॉर अप्रिशिएशन। हम लोग इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे यार, और आप मुझे फॉलो करते रहिए। देखिए, पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं यदि, तो आप पूरे लेक्चर्स को प्रॉपर फॉलो करिए, क्योंकि इससे जो कुछ लिंक होगा वो इस पे होगा, इससे जो कुछ लिंक होगा वो इस पे होगा, और इन सब का काम आपको प्रोडक्शन पे आएगा थोड़ा बहुत। वैसे ही थर्मोडायनेमिक्स समझते समय आप अगर थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे तो ये दोनों सब्जेक्ट, ये तीनों सब्जेक्ट इनफैक्ट आपके लिए कुछ भी नहीं बचे। फ्लूइड मैकेनिक्स समझ जाएंगे तो मशीनरी आसान है। तो वी विल कवर इट, है ना। गेट के एग्जाम से पहले मैं पूरा कंटेंट कवर कराऊंगा और पूरा प्रॉपर टेस्ट के साथ कराऊंगा, लेकिन आपको फॉलो करना है और उसको पूरी तरह से वो करना है। एप्टीट्यूड की क्लास, अभी एप्टीट्यूड नहीं ले रहे, या बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी कैन फिनिश सॉम। इस मंथ के एंड तक सॉम अच्छे से फिनिश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। एप्टीट्यूड की क्लास अभी नहीं लग रही चैतन्य, मैं बताऊंगा ग्रुप पे, एप्टीट्यूड या टेलीग्राम में भी लिख दूंगा एप्टीट्यूड की क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो आप इसी सीक्वेंस में प्रिपेयर करें। शायद जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे क्लासेस के थोड़े से, उसके बाद हम एक साथ दो दो तीन तीन सब्जेक्ट भी चालू करेंगे। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हम आपको बहुत ज़्यादा देर तक कोर्स कंप्लीट होगा। हमारा टारगेट नवंबर तक है कि कोर्स पूरा कवर करा दें, और दिसंबर और जनवरी क्रैश करवाएं, और आप जनवरी के एंड में गेट दे सकते, राइट। बस आपका सपोर्ट चाहिए, और अगर आपका सपोर्ट बना रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी के साथ, इसी डेडिकेशन के साथ हम लोग क्लासेस देते रहेंगे, ठीक है।
चलिए फिर आप सभी से कल मुलाकात होगी। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया करिए। अ, जितने ज़्यादा लोगों को बता सकें इन लेक्चर्स के बारे में बताइए, क्योंकि देखिए मैं बेसिकली बताऊँ, अभी कोविड के समय मुझे पता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत सारी फैमिलीज जूझ रही होंगी। और इस समय में मैं एज अ एजुकेटर, एज अ गुरुजी, मैं नहीं कह सकता कि फीस लेना कहीं से भी सही है। उन लोगों के लिए तो नहीं जिन लोगों के पास लिटरली दिक्कत है फैमिली में, राइट? क्योंकि हर कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब वालों को तो पूरी सैलरी आ रही है, सॉफ्टवेयर वालों को तो पूरी सैलरी आ रही है। अब आप समझिए कि किसी के पापा अगर 8 9 या 5 6 7 8 9 को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और अगर वो केवल ट्यूशन पढ़ाते थे तो अभी तो उनका कोचिंग पूरा बंद होगा। उनके पास तो सैलरी की दिक्कत होगी ना। आप ये बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को समझिए, इस चीज को आप समझिए। और ये मतलब गवर्नमेंट कभी बात नहीं करेगी कि एजुकेशन सेक्टर ये एक बहुत बड़ा सा सेक्टर था जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले ठीक है, आप लोग को लगता होगा, लेकिन वो बहुत सारों का लाइफ बनाते भी तो हैं। लाइफ बनाते मीन्स गाइडेंस अच्छा देते हैं जिससे बच्चों की सिलेक्शन हो जाती है। अभी उनका क्या, उनके लिए भी तो टफ टाइम है। तो हमें इसे मिलके फाइट करना है, एंड दैट्स व्हाई एसेंट गेट एकेडमी हमने ये डिसीजन लिया कि इस साल हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि पूरा जितना हमारे तरफ से हो सके आपको फ्री लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाए, और इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे प्रोवाइड किया जाए। मीन्स जैसा आपका होना चाहिए, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिस फिर टेस्ट, बस। और यही चीज़ हमारी पूरी रहेगी। ठीक है, तो बस आप सब अपना प्यार बनाए रखें, और आप सबसे कल मुलाकात होगी। कल की टाइमिंग रेगुलर रहती है 6 बजे, है ना? अगर किसी टेक्निकल इशू या ऑफिस वर्क के कारण मैं नहीं अवेलेबल रहता हूँ तो ही मैं क्लास नहीं लेता हूँ। यदि मैं ऑफिस से रिटर्न हूँ या मेरे पास टाइम है तो डेफिनेटली मैं क्लासेस लेता ही हूँ, मैं क्लास मिस नहीं करता। ठीक है, तो कल भी हमारी 6 बजे क्लास होगी। क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? स्ट्रेस टेंसर। आप अपने नोट्स में स्ट्रेस टेंसर लिख लीजिए, और कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, है ना? आप सभी के साथ शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक्स, थैंक्स अभिषेक, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू निखिल, थैंक यू चैतन्य। चलिए फिर आप सभी से कल मुलाकात होगी। बाय बाय।